आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुंबई मनपा चुनाव से पहले महायुति में नई खींचतान। आरपीआई ने 39 उम्मीदवारों की सूची जारी की। सीट बंटवारे पर महायुति में बढ़ा असमंजस। असम पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। आईएम के जिहादी मॉड्यूल का भांडाफोड़। असम त्रिपुरा में छापेमारी, 11 जिहादी गिरफ्तार। गोवा में तीसरे जिले के गठन पर सहमति। 4 तालुकाओं से बनेगा नया जिला। तीसरा जिला होगा आकांक्षी जिला। विकास और योजनाओं के लिए अहम फैसला। पिनाका लॉन्ग रेंज रॉकेट का सफल परीक्षण। 120 किलोमीटर रेंज तक सटीक निशाना। डीआरडीओ को बड़ी सफलता। बजट 2026-27 से पहले पीएम मोदी की अहम बैठक। नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों से मंथन। वित्त मंत्री और सेक्टर एक्सपर्ट्स रहे मौजूद। मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर महायुति के भीतर हलचल तेज हो गई है। बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना के बीच सीट बंटवारे की तस्वीर अभी साफ नहीं हुई थी कि इसी बीच रामदास आठवले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आरपीआई ने मुंबई मनपा चुनाव के लिए अपने 39 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। ये फैसला ऐसे समय में सामने आया है जब महायुति में पहले ही सीटों को लेकर खींचतान की खबरें लगातार जारी थी। बीजेपी और शिंदे सेना के मुताबिक बीजेपी मुंबई में करीब 137 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वहीं शिंदे गुट की शिवसेना लगभग 90 सीटों पर दावा ठोक रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि रामदास आठवले की आरपीआई आखिर किस आधार पर 39 उम्मीदवार मैदान में उतार रही है। क्या महायुति के भीतर सीट बंटवारे पर सहमति बन चुकी है या फिर ये ऐलान सहयोगी दलों पर दबाव बनाने की रणनीति है। इससे पहले महायुति की बैठकों में बीजेपी नेता अमित साटम और सांसद राहुल शेवाले ने ये संकेत दिए थे कि सीट बंटवारा अंतिम दौर में है और जल्द तस्वीर साफ होगी। मगर आरपीआई की इस सूची ने उन दावों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर बीजेपी 137 और शिंदे सेना 90 सीटों पर अडिग रहती है तो बाकी सहयोगी दलों के लिए सीटें कहां से निकलेंगी। क्या आरपीआई को 39 सीट देने पर सहमति बनी है या एक तरफा घोषणा है। फिलहाल महायुति के भीतर भ्रम और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में सीट बंटवारे को लेकर महायुति के नेता क्या तस्वीर साफ करते हैं या फिर ये उलझन मुंबई मनपा चुनाव में नई सियासी दरार पैदा करती है। असम पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने आईएम के जिहादी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। जहां असम त्रिपुरा में छापों के दौरान 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह मॉड्यूल 2018 से सक्रिय बताया जा रहा है। युवाओं को सोशल मीडिया से कट्टरपंथी बनाया जाता था, हवाला से फंड लिया जाता था और बांग्लादेश से ये पूरा ग्रुप संचालित होता था। ये जानकारी सामने आई है। इसके लिंक जेएमबी, एबीटी और एक्यूआईएस से जुड़े थे। ये भी बड़ी जानकारी सामने आई है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। ऑपरेशन के तहत असम और त्रिपुरा में कई छापेमारियां की गई। असम में बरपेटा और चिरांग जिलों में रेड भी डाली गई है। इसमें कुल 11 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से 10 आरोपी असम से बताए जा रहे हैं जबकि एक को त्रिपुरा से अरेस्ट किया गया है। आईएम का गठन 2018 में हुआ था और इसके संबंध जेएमबी और एक्यूआईएस जैसे खतरनाक संगठनों से जुड़े हुए बताए जाते हैं। ये मॉड्यूल भारत में आर्म्ड जिहाद और डिजिटल जिहाद दोनों को अंजाम दे रहा था। कट्टरपंथी विचारधारा को फैलाने के लिए यह नेटवर्क सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का व्यापक इस्तेमाल करता था। इस मॉड्यूल ने विशेष रूप से असम में ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को टारगेट किया। उन्हें सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथ की ओर उकसाया गया। भर्ती होने वाले युवाओं से वीडियो के जरिए ओथ यानी शपथ दिलवाई जाती थी। फिर ये वीडियो बांग्लादेश भेजे जाते थे। ये जानकारी सामने आई है, जहां से मॉड्यूल को निर्देश मिलता था। इस पूरे मॉड्यूल को बांग्लादेश में बैठे एक अमीर द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। जानकारी की माने तो उसका नाम जुएल महमूद उर्फ इमाम महमूद साहिउद्दुल्ला बताया जा रहा है, जो कि जेएमबी का पूर्व सदस्य है। इसके अलावा ये मॉड्यूल जेएमबी, एबीटी और एक्यूआईएस का निर्देश लेता था। असम में इस नेटवर्क की कमान तमीम के हाथ में थी और अब जानकारी ये सामने आई है कि इस पूरे गिरोह से जुड़े 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने।
अगली खबर गोवा से। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य में तीसरे जिले के लिए की गई बैठक पर यह कहा कि आज फिर एक बार तीसरे जिले के लिए बैठक हुई है। हमने सभी राजनीतिक पार्टियों को बुलाया है और उस बैठक में तय हुआ है कि 4 तालुकाओं को लेकर हम तीसरा जिला बना रहे हैं। अलग अलग योजनाओं को लागू करने और विकास के लिए तीसरा जिला मायने रखता है। इससे हम ग्रामीण लोगों तक पहुंच सकेंगे। ये जिला हमारा आकांक्षी जिला होगा। थर्ड डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पूरा डिस्कशन हो चुका। हमने पूरे सभी पॉलिटिकल पार्टीज को आज बुलाया था। उनके साथ में डिस्कशंस करने के बाद धारबंदोड़ा, कैपे, सांगेन, कानकोण इस 4 तालुका लेके हम तीसरा डिस्ट्रिक्ट फॉर्म कर रहे हैं। अंडर द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, ये हमारी डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफरेंट स्कीम्स, डिफरेंट फंड्स टैप करने के लिए भी ये हमें थर्ड डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा मायना रखता है और इससे ज़्यादातर हमारी जो ग्रामीण पॉपुलेशन है इन लोगों तक हम पहुंच सकेंगे। माननीय मोदी जी की जो संकल्पना है कि अंत्योदय तत्व तक काम करे, तो थर्ड डिस्ट्रिक्ट फॉर्म होने के बाद हम एक्चुअल में यानी सब लोगों के पास एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना लोगों के पास पहुंच सकेंगे। और दिस विल बी आवर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन फ्यूचर। दिस विल बी द डिफरेंट स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वी विल डेफिनेटली इम्प्लीमेंट इन द थर्ड डिस्ट्रिक्ट। और इससे ज़्यादा हमें फंड्स जो है थर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए, बाकी मैं देख रहा था अभी तक डिस्ट्रिक्ट फॉर्म होने के बाद हर एक स्टेट ने जो फंड्स टैप किया है उससे ज़्यादा फंड्स उनको मिलने लगा है। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट की पहली सफल फ्लाइट टेस्टिंग की। इस दौरान रॉकेट को उसकी अधिकतम 120 किलोमीटर रेंज तक दागा गया। उड़ान के दौरान रॉकेट ने सभी तय इन फ्लाइट मैन्यूवर सफलतापूर्वक पूरे किए और निर्धारित लक्ष्य पर सटीक वार किया। रेंज में तैनात सभी ट्रैकिंग सिस्टम्स ने उड़ान के पूरे रूट के दौरान रॉकेट की निगरानी की। ये सफल परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने किया है। खास बात ये रही कि 120 किलोमीटर रेंज वाले इस रॉकेट का पहला टेस्ट उसी दिन हुआ जब रक्षा मंत्रालय के रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इसे भारतीय सेना में शामिल करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आगामी केंद्रीय बजट को लेकर जाने माने अर्थशास्त्रियों और अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों से विचार विमर्श किया। नीति आयोग में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, CEO BVR सुब्रमण्यम, आयोग के अन्य सदस्य, अर्थशास्त्री और सेक्टर एक्सपर्ट्स उपस्थित रहे। इस दौरान 2026-27 के बजट से जुड़ी प्राथमिकताओं, आर्थिक चुनौतियों और विकास के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा की गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश कर सकती हैं और उसी को लेकर ये बड़ी बैठक आयोजित की गई थी। बिहार में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान द्वारा ये कहने पर कि राजद के साथ गठबंधन कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है, अब इसके बाद सियासत गर्मा गई है। इसको लेकर लगातार वार पलटवार जारी है। बिहार से देखिए स्पेशल रिपोर्ट। के बयान को लेकर बिहार के अंदर सियासत गर्मा गई है, जहां राष्ट्रीय जनता दल कह रही है कि ये उनका निजी बयान हो सकता है, लेकिन बिहार में इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है और पूरी मजबूती से हम लोग सड़क पर भी उतरने का काम करेंगे। देखिए, शकील साहब भारतीय कांग्रेस के बड़े नेता हैं। निश्चित तौर पे उनकी निजी राय हो सकती है, व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन राजनीति तो विचारधारा से चलती है। जो हमारा विचारधारा है, जो हमारी शक्ति है, निश्चित रूप से जनता के मुद्दों पर हम लड़ते हैं। चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, VIP हो, तमाम पार्टियां हो, लेफ्ट हो। तो बिहार में जो महागठबंधन का स्वरूप है, निश्चित तौर पे बिहार और देश स्तर पर जिस प्रकार से सांप्रदायिक ताकतें हैं, नफरतवादी ताकतें हैं, जो ताकतें भाई भाई को लड़ाना चाहती हैं, जिनको न कहीं संविधान में भरोसा है, न लोकतंत्र में भरोसा है, न विश्वास है, वो ताकतों को लड़ाई के माध्यम से हम लड़ते हैं। हम सुविधा की राजनीति नहीं करते हैं, हम संघर्षों की राजनीति करते हैं। तो हमारा विचारधारा एक है और नेक है और हम महागठबंधन पूरी तरह से बिहार में इंटैक्ट है, हम उतरेंगे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विनोद शर्मा के साथ जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ताओं के सुर में सुर एक साथ मिलते नजर आ रहे हैं। एनडीए के दोनों सहयोगी दल लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि जैसे संगत रहेगी वैसी बुद्धि रहेगी।
इसलिए कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का चाल चरित्र जनता समझ चुकी है। यही कारण है कि उनको इस बार के विधानसभा चुनाव में औकात दिखा दी गई है। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी बिहार में पूरी तरह से अविश्वसनीय हो गई है। बार बार लालू प्रसाद के पीछे लटक जाती है और उसके कार्यकर्ता नेता निश्चित रूप से चाहते हैं कि उनसे मुक्त हो, राजद से मुक्त हो कांग्रेस। लेकिन हमें लगता है कि आत्मविश्वास खो गए हैं राहुल गांधी। अब उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि कांग्रेस अब खड़ी हो सकती है बिहार में। लेकिन निश्चित रूप से अगर कांग्रेस अपने बल पर प्रयास करती तो कुछ रास्ता निकलता, लोग सोचने पर विवश होते। लेकिन यह स्पष्ट हो गया है कि लालू की पिछलग्गू है और लालू यादव से पीछे नहीं निकल सकती कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस का बुरा हाल है। आज यह स्थिति की आईसीयू पर है कांग्रेस पार्टी है ही नहीं। जिस पार्टी का 10 वर्षों तक संगठन नहीं बनता हो, केवल प्रदेश अध्यक्ष आता है और जाता है, उस पार्टी की क्या हैसियत होगी बिहार में। तो निश्चित रूप से शकील अहमद तो विधायक दल के नेता भी हैं और भी जो भी पुराने नेता रहे, सब लोग की इच्छा रही है कि कांग्रेस को अपने बल पर प्रयास करना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। देखिए, बिहार में एक ही मॉडल चलता है, वो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के सुशासन का मॉडल। महागठबंधन नहीं था, वो तो सिर्फ डबल गठबंधन था, ठग गठबंधन, जो दिन रात सिर्फ राजनीतिक फ्रॉड के रूप में खोखले वादे और उनकी जो लीगेसी रही है, जंगल राज की लीगेसी। जितने भी महागठबंधन में शामिल दल थे, सभी ने सामूहिक रूप से जंगल राज के वापसी का प्रयास किया और बिहार की जनता ने करारा राजनीतिक थप्पड़ देकर उन्हें बेहोश कर दिया। यहाँ तो कोई स्कोप नहीं है किसी के साथ गठबंधन बना ले। बिहार में अभी नहीं, 2025 से 30 तक ही नहीं, जब तक हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार चाहेंगे, बिहार की जनता उनको आशीर्वाद देती रहेगी और बिहार का विकास। और देखिए, पहले तो सुशासन का दौर था, अब बिहार शिफ्ट कर रहा है सुशासन से समृद्धि की ओर। तो बड़े पैमाने पर जनता ने जनादेश दिया और ये लोग इस तरह का बयानबाजी करते रहे, आपस में एक दूसरे पर आरोप गढ़ते रहे, कोई स्कोप नहीं है, न अभी न भविष्य में इन लोगों के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद अब कांग्रेस के नेता आलाकमान से यह मांग करने लगे हैं कि कहीं ना कहीं से बिहार में आरजेडी के साथ रहने का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। जाहिर है, ऐसे में अब एक बार कांग्रेस आलाकमान को यह विचार करने की जरूरत पड़ सकती है कि क्या वाकई में आने वाले दिनों में भी अगर बिहार में आरजेडी के साथ कांग्रेस रही तो जो बची खुची हुई भी कांग्रेस की साख है वो दांव पर पूरे तरीके से लग जाएगी। पटना से अपने सहयोगी विवेक और कैमरा पर्सन विकास के साथ इसके राजीव, राष्ट्रीय समाचार। महाराष्ट्र के अकोला नगर निगम चुनाव के बीच एक अनोखी और चर्चा का विषय बनी घटना सामने आई है। जोन क्रमांक 5 के प्रभाग क्रमांक 15 से नामांकन भरने पहुंचे लोकतांत्रिक जनाधार पार्टी के उम्मीदवार लक्ष्मीकांत अग्रवाल ने जमानत राशि 5,000 रुपए छोटे नोट और सिक्कों में जमा कर सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने 5 और 10 रुपए के सिक्कों के अलावा 10, 20, 50 और 500 रुपए के नोटों में राशि जमा कराई है। चिल्लर की ज्यादा मात्रा के कारण चुनाव अधिकारी कार्यालय में राशि गिनने में बहुत समय लग गया और वहां हलचल का माहौल बन गया। लक्ष्मीकांत अग्रवाल ने कहा कि ये राशि जनता ने पाई पाई जोड़कर दी है और ये उनके समर्थन को दर्शाती है। उन्होंने चुनाव जीतने पर जनता के काम और विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम करने का भरोसा भी दिलाया है। यह अनोखा नामांकन अकोला की चुनावी सियासत में जनता से जुड़ाव और जन समर्थन का प्रतीक बन गया है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अकोला नगर निगम में कुल 73 नगर सेवक सीटों के लिए ये चुनाव आयोजित किया जा रहा है। बीएमसी चुनाव के लिए महायुति सीट बंटवारे पर शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कहा कि सीटों का बंटवारा तय हो गया है। महायुति ने तय किया है कि भाजपा को 137 सीट, शिवसेना 90 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हमारे नेता ने कहा है कि सबको साथ लेकर चलना है और महायुति के नेतृत्व ने तय किया है कि बीजेपी को 137 सीट्स मिलेंगे, शिवसेना को 90 सीट्स। दोनों पार्टीज देखेंगे कि हमारे अलायंस पार्टनर्स को भी इसी कोटा में से सीट मिले। और एक चीज है जो हमारे नेतागण ने हमेशा कहा है, एकनाथ जी शिंदे ने, कि सबको साथ लेके चलना है। रामदास आठवले जी के लिए प्रति बहुत आदर सम्मान है और एक ही लक्ष्य रहेगा कि महायुति में एक मराठी मानुस
महापौर बनेंगे और उसी दिशा में काम करते रहेंगे महाराष्ट्र के लिए और एक विकसित मुंबई के लिए। भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद इस बार रामनवमी का आयोजन और भी विशेष होने जा रहा है। पटना के डाक बंगला चौराहे पर होने वाले रामनवमी आयोजन को लेकर तैयारियों ने अब रफ्तार पकड़ ली है। इस बार रामनवमी का आयोजन 30 मार्च से शुरू होकर 31 मार्च तक चलेगा। कार्यक्रम के दौरान एक ओर अखंड ज्योति प्रज्वलित रहेगी तो दूसरी ओर सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। हिंदू नववर्ष का कैलेंडर हम लोग विकसित करते हैं, वो भी मैक्सिमम घरों में कैसे पहुंचे। पिछले बार तक तो हम लोग कितना 50,000 मार्च में 50,000 से अधिक कैलेंडर बढ़ता है, इसको इस बार और बढ़ाएंगे। तो ये सब चीजें तभी बढ़ेगी जब आपका टीम मजबूती से खड़ा होगा। तो हम सबसे यही आग्रह करने के लिए आज बैठे हैं कि आज हम लोग रामनवमी की तैयारी को विधिवत रूप से आज शुरू मानते हैं और आज से हम लोग सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में इसको शुरू करें। किसी के मन में कोई बात होगा तो उसको हम लोग अगले बैठक में सुनेंगे। नासिक महानगर पालिका चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी में घमासान मचा हुआ है। दरअसल पार्टी के कई विधायक और जनप्रतिनिधि एबी फॉर्म लेकर फरार हो गए। इनमें नासिक पश्चिम के विधायक सीमा हीरे और नासिक मध्य के विधायक देवयानी फरांदे शामिल हैं। कार्यकर्ता उनका पीछा करते हुए फार्म हाउस तक पहुंच गए, जहां जमकर हंगामा हुआ है। महानगर पालिका चुनाव के लिए आज फॉर्म भरने की अंतिम तारीख थी। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आदेश दिया था कि विधायक, सांसद और उनके परिजनों को टिकट नहीं दिया जाएगा और वो अपना चुनावी नामांकन नहीं भरेंगे। इसके बावजूद ये विधायक और जनप्रतिनिधि एबी फॉर्म लेकर फार्म हाउस पहुंच गए। अगर समय रहते उन्होंने फॉर्म जमा नहीं किया तो निर्दलीय उम्मीदवार बन सकते हैं। और इसकी तस्वीरें देखिए निकलकर सामने आई है, जिसमें जितने भी विधायक जिनको फॉर्म भरना था वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल हो गया है। भूमि सुधार और राजस्व विभाग को लेकर उठ रहे सवालों पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने साफ कहा कि सरकार जनता के हित में लगातार काम कर रही है और किसी की भावना को ठेस पहुंचाना सरकार की नीति नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत साफ है और भूमि सुधार को आगे बढ़ाकर आम लोगों को लाभ पहुंचाना प्राथमिकता है। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं पर कार्यवाही को लेकर विजय सिन्हा ने कहा कि ऐसे लोग नहीं बचेंगे। उन्होंने मुजफ्फरपुर का उदाहरण देते हुए बताया कि कृषि विभाग की जमीन पर कब्जे के मामले में संबोधित सीओ पर कार्यवाही और अपील का आदेश दिया गया था। उन्होंने कहा कि जो लोग विवाद रहित जमीन को भी विवादित करने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। विभागीय अधिकारियों की छुट्टियों और समीक्षा बैठकों पर विजय सिन्हा ने कहा कि विभाग को स्वस्थ किया जाएगा और सभी को जिम्मेदारी निभानी होगी। सरकार अपनी काम करती है जनता के हित में। किसी के भावना को चोट पहुंचाने का सरकार की नीति नहीं होता है। सरकार की नीयत साफ है, भूमि सुधार को आगे बढ़ाना, जनता के हित में काम करना। सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिए सर, रसीद कटवा लिए, भूमाफिया मोटेशन करवा ली है, क्या उन पर भी कार्रवाई होने जा रही है? निश्चित तौर पर आपने मुजफ्फरपुर में देखा है ना जी, कृषि विभाग के जमीन का इन लोगों ने, हमने कृषि मंत्री के रूप में उस समय सीओ पर कार्रवाई के लिए और उसको अपील दाखिल करने का आदेश दिया था। आज उसको भी हमने संज्ञान में लिया है। इस तरह के विवादित वातावरण जो भी बनाएंगे, सही विवाद रहित जमीन को भी विवादित करने वाले लोग नहीं बचेंगे। सर आपके बीच समीक्षा बैठक हो रहा है, उससे कई अधिकारी हैं वो छुट्टी पर चले जाते हैं, बीमारी का बहाना बना लेते हैं। फिर से 2 दिनों के अंदर ये कार्यक्रम होने जा रहा है, क्या फिर से होने वाला है? सबको स्वस्थ होना होगा, विभाग को स्वस्थ कर देंगे तो सब स्वस्थ हो जाएंगे। नागपुर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड इलाके में ऑटो रिक्शे में बैठाकर यात्रियों के बैग से सोने के गहने और कैश चोरी करने वाले शातिर गैंग को गणेशपेट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस गैंग से करीब 16,75,000 रुपए की चोरी की संपत्ति बरामद की है। मामला 31 अक्टूबर 2025 का बताया जा रहा है। एक बुजुर्ग महिला यात्री को ऑटो रिक्शा में बैठाकर मॉडल मिल चौक, गणेशपेट और बस स्टैंड के बीच ले जाया गया। इसी दौरान ऑटो चालक और उसके साथी ने महिला के बैग से सोने के गहने और कैश चुरा लिए। पीड़िता विमलबाई किसान जी लूटे, जिनकी उम्र जो है 75 साल बताई जा रही है।
जो रामनगर के निवासी हैं। गोंदिया ने गणेश पेट थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान घटनास्थल समेत नागपुर शहर के अलग अलग इलाकों के 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इसी दौरान गणेश पेट बस स्टैंड के सामने एक संदिग्ध ऑटो नजर आया। पुलिस को देखते ही ऑटो चालक भागने लगा, लेकिन बाद में उसे पकड़ लिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान इमरान उर्फ सोनू एजाज खान के रूप में हुई है। पूछताछ में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुल आरोपियों को जहां से पकड़ा गया था उसमें दिल्ली और बिजनौर समेत कई जगह का नाम जो है वो बताया जा रहा है। जब्त संपत्ति की कुल कीमत लगभग 16,75,000 रुपए आंकी गई है। फिलहाल सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है और आगे की जांच पुलिस की तरफ से जारी है। कांग्रेस के पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। ये बैठक खास अहमियत रखती है क्योंकि बंगाल में विधानसभा चुनाव अगले साल मार्च-अप्रैल में होने को हैं और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसमें बंगाल में मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा को लेकर चिंताएं शामिल थी। इसके अलावा कई राज्यों में बंगाली भाषी लोगों के खिलाफ हिंसा की अलग अलग घटनाओं पर भी बातचीत हुई। इस मुलाकात के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, मगर कांग्रेस के पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुनिए। मुलाकात करने गए थे इसलिए मुलाकात हुई। मैंने पहले अपॉइंटमेंट मांगे थे और अपॉइंटमेंट के मुताबिक मैं मुलाकात की और मुलाकात करने की वजह ये है कि हमारे बंगाल के प्रवासी मजदूरों सारे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं और हिंदुस्तान की बहुत सारे सूबे हैं जहां उन लोगों पे काफी अत्याचार हो रहे हैं, अमानविक तरीके से उनसे बर्ताव किया जा रहे हैं। और यही नहीं, आप ओडिशा में कुछ दिन पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद की एक प्रवासी मजदूर जुएल शेख, उनको पीट पीट कर मौत की घाट उतारे गए हैं और वो भी उड़ीसा की संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो मैंने पत्र लिखकर और सारे ये जो घटना घट रही है बंगाल के प्रवासी मजदूरों के साथ, इन सारे ब्यौरा उनको सौंपे हैं और कहा कि बीजेपी रूल स्टेट में, आप ये पढ़ लीजिएगा, बीजेपी रूल स्टेट में ये प्रवासी मजदूरों को इस तरह की बेरहमी से अत्याचार किए जा रहे हैं। आप इसको रोकथाम करने के लिए कुछ कीजिए क्योंकि आप देश की प्रधानमंत्री है। देखिए, सूबे की मुख्यमंत्री तो मतलब सूबे में ही ये बात उठाते हैं, बाहर में कुछ कहीं करते नहीं, ये पता नहीं। क्योंकि कुछ दिन पहले सदन भी चल रहे थे, आप देखे होंगे, एक लगभग 1 महीना तक सदन भी चले थे। उस समय भी ये प्रवासी मजदूरों के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं बोले गए। मैं प्रवासी मजदूरी के बारे में कहा, मैंने इसके साथ साथ जो मथुआ संप्रदाय के लोग हैं बंगाल में, जिसको डर है कि एसआईआर के चलते उसके नाम निकाला जाएगा, हटाया जाएगा, उनके बारे में भी प्रधानमंत्री जी को ध्यान में मुलाकात कर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।